एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जो सेकंड पेपर है सोशल साइंस का पोर्शन। हमने लास्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बी सूची पर विचार कीजिए। तो जो सूची ए है उसमें विभिन्न प्रकार के रोजगार हैं और बी में विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो आपको इन दोनों में से ऋणों के सर्वोचित कारण के आधार पर मिलान करना है, ठीक है, कि कौन सा सही, किसको क्या मिलना चाहिए। ओके, तो जो एग्रीकल्चर वर्कर है, कृषि या श्रमिक है, बड़ा किसान और मध्यम किसान, स्वास्थ्य या बेमौसम उपभोग, उर्वरक, कीटनाशी, बीज, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। तो जैसे कि अगर हम एक ऑप्शन को लेके चलते हैं और हमको इसमें कंफर्मेशन है बड़े किसान के बारे में, कि जो बड़ा किसान होता है उसे क्या ज़रूरत होती है, उसे चाहिए रहता है कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, गवर्नमेंट लोन चाहिए रहता है एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। तो अगर हम बी का देखें सी, तो ये ऑप्शन केवल एक में है, तो हमको हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन थर्ड, कि जो किसान है बड़ा किसान उसको क्या चाहिए रहता है, गवर्नमेंट लोन। तो ए का ए है और सी का सेकंड है, तो ए का ए और सी का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन आउट दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार का कौन सा रूप है। तो पहला बोल रहा है जो सौदागर है उसमें न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है जो सौदागर है सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। थर्ड बोल रहा है जो सौदागर है वो सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। एंड लास्ट है बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप सही कर सकते हो कि जो सौदागर होता है वो क्या करता है, सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है सौदागर द्वारा, और जो तैयार कपड़ा है वो बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ई के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो आपको पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो सोना है पड़ोसी की दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर की बोली लगाता है, एक छोटे शहर की खाद्य प्रसंस्करण की आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। एंड लास्ट बोल रहा है जो विपणन करने वाली कंपनी है भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो जैसे भी आपको इसमें पता चल रहा है जो ए ऑप्शन है कि जो सोना है पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है, ये तो लास्ट प्रोसेस है कि हम दुकान में जाते हैं और ऑर्डर करके ख़रीद लेते हैं। तो ये जो ए ऑप्शन होगा वो आपका लास्ट होगा। तो हम देखते हैं ए लास्ट, तो 3 ऑप्शन में है, तो फोर्थ एलिमिनेट हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, पहला जो होगा वो क्या करेगा, जो किसान होगा आपका वो क्या करेगा, टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, तो बी। 2 ऑप्शन में बी है, अब इसमें सी और इसमें डी है, तो हमें देखना है कि पहला सी आएगा या डी आएगा। तो सी बात कर रहा है थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाता है, एंड एक छोटे शहर की खाद्य प्रसंस्करण इकाई टमाटरों को खरीदती है। तो जैसे कि दिख रहा है कि पहले क्या लगता है, मंडी में जाते हैं ना, वहाँ पे बोली लगाते हैं, फिर कोई खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाई है वो टमाटरों को खरीदती है। तो ऑप्शन ए विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। तो आपने जुडिशरी सिस्टम पढ़ा है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर इसके सबॉर्डिनेट कोर्ट बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जाएगा अपील करने हाई कोर्ट में, तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है
भारतीय संसद पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो केवल एक सही, बी सही, दोनों सही या दोनों गलत। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन बी की जो संसद है उसके तीनों अंग हैं, तो बी तो सही है। अब हमको देखना है ए के बारे में कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। तो ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि कितने भी संसदीय सदस्य हों तो वह सरकार नहीं बना सकती है ना, एक मेजॉरिटी चाहिए तभी आप सरकार बना सकते हो। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन पर का पठन कीजिए। पढ़ो। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। उपयुक्त दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सत्ता के दुरुपयोग, जो इंडियन स्टेट है हैज़ मैनी चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर्स। तो ये कौन रोक सकेगा? भारतीय केंद्र सरकार, ब्यूरोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट या द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो चेक एंड बैलेंस की बात आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, ब्यूरोक्रेसी तो कभी भी नहीं करेगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। तो इसमें ऑप्शन डी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेक एंड बैलेंस का काम करती है। अथा अपोनेंट सुना है ना, जो विरोधी सरकार होती है वो क्या करती है, जो सरकार जो पॉलिटिकल पार्टी अभी सत्ता में है उस पर चेक एंड बैलेंस का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? तो ये आपकी पेडागोजी स्टार्ट हो चुकी है। बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो आपकी हिस्ट्री की टीचिंग पे फोकस करना है कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको प्लूरल रिप्रेजेंटेशन और बिल्डिंग अ सेंस ऑफ हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी। जो स्टूडेंट है उनको एनकरेज क्या करना है, एनकरेज स्टूडेंट टू इमेजिन लिविंग इन द पास्ट एंड रिलेट टू एक्सपीरियंस। तो बात तो दोनों ही सही लग रही है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। दोनों कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। अच्छा, इसमें से 4 कथन हैं, इनमें से 2 गलत हैं। पहला बात कर रहा है कि जो वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सी ऑप्शन बात कर रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। और डी ऑप्शन बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो इसमें ऑप्शन बी की बात इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं, ए सी, बी सी, बी डी या सी डी। हम सबसे पहले बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो ये बोल रहा है कि केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। तो क्या आपको लगता है कि हम सोशल साइंस बस इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे अंदर क्या हो जाए, जो वैल्यू एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस वही आए? तो बी ऑप्शन 2 में है। अब हमको सी और डी में से एक को चूज करना है। सामाजिक विज्ञान के पढ़ाने विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। और डी ऑप्शन बात कर रहा है सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो ये तो आपका पॉजिटिव है। तो ये सी ऑप्शन पढ़ाने के तरीके सेम है। क्या आपको लगता है कि हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को एक सेम वे से पढ़ते हैं? नहीं, ज्योग्राफी में हमको मैप का और मीन्स कॉन्सेप्चुअल, जबकि हिस्ट्री क्या है, आपको पास्ट के बारे में बता रही है ना। तो ये दोनों तरीके समान नहीं हो सकते, तो इसलिए आंसर होगा बी और सी, दोनों गलत स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है 69। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? कंठस्थ कराना, रोट मेमोराइजेशन, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठ्यचर्या को पूरा करना या परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो ये तो सब गलत दिख रहे हैं, केवल एक सही दिख रहा है, वो है सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव की जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे को अच्छे से समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? आप क्या पढ़ा रहे हो, कौन सी बुक है ये? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। तो इसमें प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो आपको रोट मेमोराइजेशन, स्मरण आधारित सीखना, तो ये हमेशा गलत हो जाता है। तो प्रत्यक्ष उदाहरणों और अनुभवों से सीखना, तो इसलिए होगा ऑप्शन ए केवल एक सही। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर हम याद करेंगे तो इससे हमारी जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगा? तो ए तो गलत हो गया। नेक्स्ट बी, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। क्या आपको लगता है जो फैक्ट है वो हमेशा फिक्स होंगे? ये भी बिल्कुल गलत है, तो बी भी गलत है। तो इसमें से ये ऑप्शन 4 ए और बी दोनों ही गलत हैं, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पहले क्या लगता था लोगों के, जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन बाद में ये चेंज हो गया कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, सूर्य को का रोटेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो पठन करने से वन्य जीवन संरक्षण नहीं होगा, नाटक तैयार करने से नहीं, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह मनाने से भी नहीं। आप हम उन प्रतिज्ञा ले सकते हो कि हाँ भाई हम जो पशु आधारित उत्पाद हैं लाइक चिकन हो गया, मटन हो गया, इनका यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओपन बुक इवैल्यूएशन, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों विवरणों को कंठस्थ कराने का भार अनुभव नहीं होगा, अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्यपुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो जब आपने बच्चे को ओपन बुक इवैल्यूएशन की बात करी है तो इसका पर्पज़ क्या होगा? क्या आंसर के लिए होगा कि आंसर बच्चे एकदम बुक के अकॉर्डिंग दें, कि ये होगा कि बच्चा अब और कोई बुक ना पढ़े, या ये होगा कि भाई टीचर्स को आप कोई नए प्रश्न नहीं बनाने पड़ेंगे कि बच्चे ओपन बुक खोलेंगे और उसमें देख लेंगे, है ना। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही है कि वो क्या बर्डन फील ना करें, किसे कंठस्थ करने का भार अनुभव ना करें कि भाई उन्हें रोट मेमोराइजेशन की बात करी है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? आपको क्या करना है कि जो द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे, कैसे बन सकती है रीजनल कल्चर? छोटे समूह की परियोजना बनाना, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता या समुचित चित्र कोलाज बनाना। तो इसमें 3 ऑप्शन बताने हैं, कौन सा सही होगा? तो परियोजना बनाना तो ए ऑप्शन सही है, वो सब जगह है, ओनली डी में नहीं है।
विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, क्या हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए डांस परफॉर्म के लिए, तब हम रीजनल कल्चर को निर्माण कर सकेंगे? तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है, तो ऑप्शन थर्ड ए, सी और डी सही होगा। ओके, नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, ठीक है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? एज अ टीचर आप क्या करेंगे? उनके अनुभवों की तुलना, कंपेयरिंग एक्सपीरियंसेस, विश्लेषण करने की क्षमता, एबिलिटी टू एनालाइज, प्रस्तुतियों का अनुमान और निष्कर्ष, या तर्क करने की क्षमता। क्या आप एज अ टीचर विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? आप क्या आप चाहेंगे कि बच्चा कंपैरिजन करे या उसको एनालाइज करे या जो उसकी सिचुएशन है उनका अनुमान और निष्कर्ष करे, या तर्क करने की क्षमता? तो आप यहाँ पर जांच रहे हैं उसका कि वो परिस्थितियों और अनुमानों का निष्कर्ष, जो परिस्थिति है उसका अनुमान और निष्कर्ष निकालने में सक्षम है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। सम्मानजनक नीति की बात हो रही है, किसके बारे में? आदिवासी के बारे में। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, या उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। अगर हम उनके भूतकाल पे चर्चा करेंगे तो ये कोई सम्मानजनक नीति नहीं होगी। उनको पर्दे पर दिखाने से भी सम्मान नहीं आएगा, ना ही उनकी रंगीन वेशभूषा को। हाँ, हम उनके संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित कर सकेंगे, तो इससे सम्मानजनक नीति होगी, ठीक है, आदिवासी के प्रति। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना है? मुकाबला करने से पूरी तरह बचना, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए, सही योजना के लिए सम्मानजनक चर्चा की पहल करना, या विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको जब आप कोई कंट्रोवर्शियल इशू को पढ़ा रही हो? तो क्या मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए? तो ऑप्शन सी सही लग रहा है कि सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सीखना, समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, या कार्य की पूर्ति करना। तो अगर हम ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं तो हमारा मतलब ये थोड़े होगा कि भाई हम उनसे काम पूरा कराएं। तो डी ऑप्शन जहाँ भी है वो सब गलत, दैट मीन्स ए ऑप्शन सही है, ए बी सी वो तीनों ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण में मदद करता है, विद्यार्थी बड़े होंगे तो अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, समझने के अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो हमें क्या करना है, कौन से कथन सही हैं? तो दो ऑप्शन सही हैं, दैट मीन्स पहला कथन है ए ऑप्शन बात कर रहे हैं कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करेगा, तो ए सही लग रहा है। तो ए दो ऑप्शन है, तो ये तो गलत हो गए। अब हमको सी और डी में से एक चूज करना है, कौन सा सही होगा। पहला सी बोल रहा है समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना,
अगर हम उसको समझाएंगे नहीं तो इसका क्या मतलब है, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं फिर, है ना। तो सी तो गलत हो गया, दैट मीन्स डी, ए और डी, दैट मीन्स ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? मुजफ्फर आलम, अब्दुल फजल, राजसुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी। तो आपने देखा होगा जो अबुल फजल है, राजसुंदरी देवी और जियाउद्दीन बर्नी है, ये सब आपके प्राथमिक स्रोत के रूप में, लेकिन जो मुजफ्फर आलम है ये आपके प्राइमरी सोर्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना आरंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख या हस्तलिपियाँ। हमको क्या करना है, प्राचीन इतिहास को पढ़ाना है, तो हमें कौन सा सोर्स नहीं यूज़ करना है, तो केव पेंटिंग्स का यूज़ है। जैसे अजंता एलोरा के बारे में पढ़ते हो आप, इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ते हो, मैन्युस्क्रिप्ट भी पढ़ते हो, लेकिन जो मिनिएचर पेंटिंग है इनका हिस्ट्री को पढ़ाने में यूज़ गलत होगा। ओके, नेक्स्ट है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन सा उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। केवल ए, बी, सी मीन्स ए बी दोनों, या ए बी दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट है उसकी विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? कौन सी? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील या समता के मुद्दे? तो जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक होगा इसका समता के मुद्दे, जो ऑप्शन बी है वो केवल यहाँ पे ठीक लगता है, बट यहाँ पर दोनों ही सही हैं। ओके, कि यहाँ पर जो अपील टू द पर्सनल इमोशन इसकी बात है, और इशू ऑफ इक्वालिटी की बात है, जब कोई एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। जो लैंड यूज़ पैटर्न है उसके बारे में ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? क्या आप उनको वर्गीकरण सिखा रहे हैं, या सामान्यीकरण, परिणाम निकालना या परिकल्पना करना? क्लासिफाइंग, जर्नलाइजिंग, इन्फरिंग या हाइपोथेसिसिंग। आप बता रहे हो, मीन्स बच्चों से पूछ रहे हो कि लैंड यूज़ पैटर्न क्या होना चाहिए, तो ये आप उनको बोल रहे हो कि हाइपोथेसिस बनाने को बोल रहे हो ना, कि भाई बताओ, आप सोचो, विचार करो। तो यहाँ पे बच्चे परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना है बच्चों को। तो क्या विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ या पाठ्य पुस्तक पर? तो इसमें से सही लग रहा है कि हमें विज़िट करवानी चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? क्यों दिखाते हैं कार्टून? कि इसकी कोई भूमिका नहीं है, अपरिपक्व है, तो अगर ऐसा होता तो क्यों दिखाते हैं? भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्य पुस्तक को आकर्षित, जरूरी नहीं हम कार्टून के थ्रू ही आकर्षित बनाएं। कक्षा को आनंददायक बनाता है क्योंकि विषय निरस है, रियली। एंड मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो जो फोर्थ है, राइज बेसिक इश्यूज एंड मेक्स इट रिलेटेबल टू द स्टूडेंट, तो ये सही होगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार करना है। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। जब भेदभाव कर रही है तो मत देने की अनुमति कैसे होगी? एक दूसरे से मिलने से रोकती है लेकिन सभी को सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं, तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव और ग्राम सभा सदस्य। तो कौन से चुन के आते हैं ग्राम पंचायत में? सरपंच और वार्ड के मेंबर। इसमें कोई सचिव नहीं आता, ग्राम सभा सदस्य भी नहीं आते हैं, तो ए और बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? तो जो पटवारी या लेखपाल होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव करना, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल, भूमि संबंधी विवादों को रोकना या भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि पटवारी के पास ही आपके जो भी ज़मीन वगैरह के कागज होते हैं ये सारे पटवारी के पास ही ये होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय और शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो जो नगर निगम का आयुक्त है वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समिति बनती है। या फोर्थ है वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समिति बनती है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।